हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए एक जो आप वीडियो देख रहे हैं जो आपके सामने है, भाई वीडियो को पहली बात तो यह है अंत तक जरूर देख लेना। अगर तुमको जो है अपनी ज़िंदगी में आप ये मानते हो कि भाई हमको कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो भाई ऐसा होता है ना कहीं से जो ज्ञान की बात मिले वो ग्रैस्प कर लेनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक आपको क्या बताया चलेगा, क्या चाहिए, क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे मगर फिर भी। तो बेसिकली आज क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात यह है 2018 में ही एक एक ही पेपर हुआ है एलटी का, और पेपर ही नहीं हुए। और उसमें भी जो है ना क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ठीक ठाक था, बिलो एवरेज लेवल था। तो अब आपका क्या है कि मैंने एक ये सोचा है कि मैंने दिमाग लगाया है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को कैसे फर्क बताऊं। तो मैंने ये करा है कि 2018 के, देखो भाई, 2018 के क्वेश्चंस और 2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फर्क समझें और दोनों तरह से तैयार रहे। भाई देखो 18 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो 25 तक आते आते तो वो भी 7 साल का हो गया होगा, है ना? तो भाई 7 साल में अगर आपने जब पेडागोजी भी पढ़ी होगी तो मानसिक रूप से में फर्क कितना आ जाता है, मेंटल लेवल कितना चेंज हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2018 में जो चीज पूछी गई थी वही 2025 से पूछे ना। हम नहीं ना मुन्ना ना, हम चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम लकीर के फकीर बने रहेंगे। जो 2018 में आया था केवल हम वही पढ़ेंगे, उससे आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा होता है कि मेरे पास एक किताब है और वो जो है अरिहंत पब्लिकेशन की, और जो है बहुत ही बढ़िया सी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक है। आज उसके पीछे वाले पेज पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा देखो, आई एम नॉट द ओनली वन जो इसी तरीके से सोचती हूँ। एक उसमें उन्होंने एक नोट लिखा है, अधिकांश छात्र अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में अच्छे अंक तो लाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी की तैयारी हेतु शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। बाजार में जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है वैसे ही उस परीक्षा की कई सीरीज उपलब्ध हो जाती हैं, और छात्र जिस तरह से कॉलेज शिक्षा के समय सीरीज पढ़कर पास हो जाते हैं उसी अंदाज में प्रतियोगिता परीक्षा की सीरीज खरीद लेते हैं। और वो भूल जाते हैं कि एकेडमिक एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, जिसमें उनका उद्देश्य पास मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि अन्य प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ना है। स्पष्ट शब्दों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शॉर्टकट अपनाकर सफलता की आशा नहीं की जा सकती। ये लिखा है, एक एस सी गुप्ता जी की किताब है ग्रामर की, उसमें लिखा हुआ है। और ये हर वो व्यक्ति कहेगा आपसे जो आपसे कहेगा कि भाई तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपको दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी और अच्छे इन डेप्थ क्वेश्चंस के लिए भी। चलो अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहले तुम देखना कौन से क्वेश्चन, पहले तुम देखना 2018 के क्वेश्चंस। और तुम, मुझे पता है मैं क्वेश्चन पूरा भी नहीं होगा अभी, तो मैंने स्क्रीन को एक्सपैंड भी नहीं करा और तुम फटाक से जवाब दे दोगे। ये 2018 वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी? एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, टिंटन एबे या रग्बी चैपल। बताओ भाई कौन सी जो है वो एलिजी नहीं है? एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड नहीं है। इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये, और आपको पता है कि एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, टिंट एडोनिस और रग्बी चैपल, ये तीनों जो हैं वो एलिजीज हैं। लेकिन ये भी एलिजी है, ये भी एलिजी है और ये भी एलिजी है, मगर टिंटन एबे एक ड्रामेटिक लिरिक है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये एलिजी नहीं है। Who said Donne affects metaphysics not only in his satires but also in his amorous verses? जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फादर कहे जाते हैं। जॉन डन जिन्होंने जिनकी कैनोनाइजेशन पोयम जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। बताओ इसमें से ये किसने कहा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे ये बात पता नहीं, और ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। जहां से मेटाफिजिक्स वर्ड से ही प्रभावित होकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड लिया था। Question number 3. Who said a thought to the done was an experience, it modifies his sensibility? Dr. Johnson, T.S. Eliot, I.A. Richards या F.R. Lewis? मेटाफिजिकल पोएट्स को 20th सेंचुरी में रिवाइव करने का श्रेय जो जाता है वो टी.एस. इलियट को जाता है, जब उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का एक एसे लिखा था। तो थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, ये कथन भी उन्हीं का है। द आंसर इज टी.एस. इलियट। फटाफट जवाब दे दिए ना। अब फोर्थ आता है, द टर्म कंसीट हैज रेलेवेंस इन। द टर्म कंसीट हैज रेलेवेंस इन, कंसीट का मतलब होता है फार फैचड इमेजेस। ये जो होते हैं
मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। वैसे ये होते क्या है, ये होते हैं मेटाफर्स होते हैं। तो फार फैचेड इमेजेस, और ये किसमें है भाई, आपको पता है डन जो है इससे जुड़े हुए हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री, इनका जो है कार्पे डिम भी इनका वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है। द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोयम द कैनोनाइजेशन रेफर्स टू, कैनोनाइजेशन जो पोयम है उसमें एक फ्रेज यूज किया गया है स्टैम्प्ड फेस। तो वो किसके लिए यूज किया गया, पोस्टल स्टैम्प, कॉइन, द फेस दैट हैज बीन स्ट्रक, या द फेस दैट हैज सप्रेस्ड अ रिबेलियन। तो भाई इसका आंसर है ये, उसमें जॉर्डन ने कोलोकियल लैंग्वेज यूज करते हुए कहा है कि जाओ जाकर पैसे कमाओ, और वो कौन है, राजा का जिस पे मोहर जो है वो लगी हुई हो। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन की पोयम है, एपिक है। इसकी कुछ ही लाइन्स जो है वो इसमें दी गई है, और ये एक सेकेंडरी एपिक है, और जो शुरुआत की लाइन्स हैं वो मिल्टोनिक इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। तो भैया ये तो हुए 6 क्वेश्चन 2018 के। अब मैं ऐसी कर रही हूँ, क्वेश्चन निकाल रही हूँ, और उसके एवज में आपको उसके साथ आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ। मेरी एक प्रयास है आप लोगों को ये बताने का कि इजी भी करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करो, जिससे तुम्हारा स्थान सुनिश्चित रहे। और जब तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी क्या कहना चाहिए, तुम्हारा जो होराइजन है वो भी एक्सपैंड होगा, तुम्हें पढ़ने के बारे में चीजें पता चलेंगी। और अब चलो थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ अपना, हर बार भूल जाती हूँ मैं अपना ऐड, तो मैं ऐड कर लूँ जरा थोड़ा सा अपना। और मेरे ऐड में आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, एक हमारे साथ तो दिक्कत ही है, फीस खोल दो तो दिक्कत, ना खोलो तो दिक्कत। पढ़ा और लोग भी हमारे जितनी फीस में रहे, बदनाम हमें यार, बताओ। और वो जो है कुछ भी कर लें वो, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता, हमारे पास फीस बहुत ज्यादा है भैया, मत देखो इसको, मत देखो कुछ, मत देखो इसको, बस ये देख लो कि जिसको लेना हो वो फीस देख ले। यूपीएलटी ग्रेड की ये हमारा जो बैच है इसमें सब कुछ है, ग्रामर लिटरेचर। और एक बात अब और भी बता रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दे रही हूँ ना, अब फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट कराने, मतलब मैं फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट में जो है, चलो यार हर चीज यूट्यूब पे नहीं खोलनी चाहिए, छोड़ो क्या करूँ बता के, है मेरे से आइडिया लेके और लोग कर लेंगे, फिर ऐसा थोड़ी है मेरे कॉम्पिटिटर्स देखते नहीं। छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं बता रही। हाँ जी, तो ये जो है ये आपका हमारा जो बैच है एलटी ग्रेड का, इसमें आपको नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलेंगे। ग्रामर है, लिटरेचर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और इसके अलावा ये भी बैच वही है, सेम बैच है, बस उसमें आपके घर पे कोरियर होते हैं नोट्स, इसमें आपका पीडीएफ फॉर्म रहेगा। आप पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ है, सबसे पहले प्रिंटेबल पीडीएफ हैं, ऐसा नहीं है आपको उसे देख देख के लिखना है, प्रिंटेबल पीडीएफ है। और इस बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, सारी क्लासेस एक साथ चलती हैं। ये भी लिटरेचर प्लस ग्रामर है, नोट्स इसमें पीडीएफ फॉर्म में है। फिर तीसरा है, तीसरा कहाँ गया, वो हटा दिया, अच्छा। इसके अलावा अभी भैया अभी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि प्रैक्टिस बैच कर लेना चाहिए, मैं पहले ही एक बात बता रही हूँ। पहली बात, मेरे प्रैक्टिस बैच यूपी टीजीटी पीजीटी के पैटर्न के हिसाब से हैं, यानी कि पेन पेपर मोड, अपनी ओएमआर शीट लाओ और पेपर का करो, इनमें पेपर्स और इनकी आंसर की दोनों है, प्लस वीडियो। मन करे देखने का मुझे तो देख लेना, ना तो क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लेना। ऐसे ही हमारा पाइनियर प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी बहुत है भाई, 20 टेस्ट पीजीटी में है और 72 टेस्ट इसमें है, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे। और इसके बाद कुछ नहीं बचता है कि भाई कहीं बाहर से आ जाएगा, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं बना सकती थी। तो चलो अब हमारा जो चल रहा था 2018 के क्वेश्चंस हो गए, अब चलो 2025 के क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है अच्छा ये आप तुमने यहाँ लिखा नहीं है, नहीं 7 से है। अब ये जो हैं ये हमारे मेरे जो पतिदेव हैं वो भूल गए हैं इस पे लिखना, मैं ही लिख देती हूँ। 2025 के 6 क्वेश्चन 2018 के थे, 2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई 7 साल में, जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे का भी मानसिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई ये थोड़ी है कि जब पैदा हुआ था जो जिस उसमें था फेज में था वही रहेगा। तो भाई 7 साल में ऑब्वियसली जब पेपर कोई बनाएगा, तब तो पहली बार पेपर हुआ था, और अब इतने सारे कैंडिडेट्स भरेंगे, और उसमें भी ये जो है केवल एक क्वालिफाइंग मार्क है, तो ऑब्वियसली लोगों को छांटने के लिए
पेपर का लेवल तो अच्छा बनाएंगे ना। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द कैनोनाइजेशन एग्जाम्प्लीफाइज विच की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और अब भी मैं कोई बहुत हाई अच्छे लेवल के नहीं, बस उससे वो थोड़ा सा ऊपर लेवल। क्वेश्चन पढ़िए, द कैनोनाइजेशन एग्जाम्प्लीफाइज विच की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बताइए। सिंपल पेस्टोरल इमेजरी, एक्सटेंडेड मेटाफर, रेगुलर राइम एंड स्कीम, क्लासिकल अल्यूजन्स ओनली। तो कैनोनाइजेशन जो है, कैनोनाइजेशन जो वर्ड ही है उसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंट। तो यहाँ पर जो है इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज किया गया है, कंसीट यूज करे गए हैं, लवर्स को सेंट से कंपेयर करा गया। द पोएम स्ट्रक्चर मिरर्स, जो पोएम है वो उसका स्ट्रक्चर क्या बताता है। पेट्रियार्कन सोनेट फॉर्म, पहली बात तो ये पेट्रियार्कन सोनेट है नहीं। द 5 स्टेजेस ऑफ कैथलिक कैनोनाइजेशन प्रोसेस, एपिक पोएम कन्वेंशंस, पेस्टोरल एलिजी फॉर्मेट क्या है। द 5 स्टेजेस ऑफ कैथलिक कैनोनाइजेशन, यानी कि कैसे कैनोनाइजेशन का प्रोसेस अपनी स्थान लेता है। Which metaphysical poetry technique is prominently used in Phoenix metaphor? Synecdoche, wit and paradox, एंड अलिट्रेशन, सिंपल सिमिली। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके आगे ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली वैसे तो इसका वो नहीं होना चाहिए था, मगर सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई किस वर्ड में आप ये चीज ढूंढ सकते हो। मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है ना, उसमें पैराडॉक्स और आयरनी दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ पर है विच मेटाफिजिकल पोइट्री टेक्निक। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में जो टेक्निक पाई जाती है वो है दैट इज विट एंड पैराडॉक्स, या आयरनी एंड पैराडॉक्स दोनों ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव डिमॉन्स्ट्रेट्स। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसका एक सिंपल सा उसका यह है कि जो इसमें पोएट्स हैं दे यूज कॉलोक्वियल लैंग्वेज और डे टू डे कॉन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ए फॉर्मल सेरेमोनियल लैंग्वेज, ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग, टिपिकल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, या रोमांटिक सेंटिमेंटलिटी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर जो मैंने ये टर्म्स जो दे रखे हैं ना, वो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि ये चीज जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो नहीं है। तो कहते हैं ना कि अभी बिलो एवरेज से एवरेज के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े हैं, उसके बाद जब लेवल थोड़ा और बढ़ा देंगे अभी, तो यहाँ पर आएगा कि भाई जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज करते थे। तो कोलोक्वियल जो वर्ड ही होता है उसका मतलब होता है डे टू डे कॉन्वर्सेशन वाली और लैंग्वेज जो होती है। द पोएम्स ट्रीटमेंट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन लव रिफ्लेक्ट्स। एक्चुअली जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं ना वो सेक्रेड एंड प्रोफेन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि एक उच्चतम स्तर एक बिल्कुल निचला स्तर। अ कोर्टली लव ट्रेडिशन, मेटाफिजिकल फ्यूजन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल थ्रू इंटेलेक्चुअल कंसीट्स, प्यूरिटन मॉरल इंस्ट्रक्शन, नियो क्लासिकल रेस्ट्रेंट। तो जो पोएम का ट्रीटमेंट है सेक्रेड एंड प्रोफेन का, वो जो है जैसे उसमें उन्होंने अपनी बिलवेड को फ्लाई से भी कंपेयर करा है, और ईगल एंड डव से भी कंपेयर करा है, और सेंट से भी कंपेयर करा है। तो बेसिकली उन्होंने सैक्रेड और प्रोफेन दोनों को मिक्स कर दिया एंड इट इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब अगर आप मेटाफिजिकल पोएम पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें उस पर पढ़नी पड़ेंगी कि क्या कैननाइजेशन को किस पर्सपेक्टिव से देखा गया। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा कि जो भी इसमें चीजें दी गई है ना, अगर आप उनको ढंग से नहीं पढ़ते हैं, केवल पैराफ्रेज पढ़ लेते हैं, उनके जो इन डेप्थ चीजें हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि किसी का भी ध्येय केवल प्री क्लियर करना तो होता नहीं है, प्री क्लियर करके मेंस तक जाना। इसीलिए मैंने सीरीज के लिए कहा है कि दोनों तरह से तैयार रहें, सिंपल के लिए भी और डिफिकल्ट के लिए भी, और मतलब दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो आप सिंपल चीज भी पढ़िए, पैराफ्रेज भी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद उसका जो और चीजें हैं डिटेलिंग है वो भी करिए। Dunn's use of wit in the poem serves to create simple humor, demonstrate intellectual ingenuity, mock religious practice, praise conventional morality। तो भैया देखो डन ने जो विट यूज करा है ना, तो उसका एक ही पर्पस है, इंटेलेक्चुअल इंजेन्युइटी की, जो उन्होंने हेट्रोजीनियस आइडियाज को एक साथ जो है वो मिलाया है। द पोएम्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स, बेसिकली जितने भी जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे ये अपनी पोएम्स को एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे प्रस्तुत करते थे। ये लोग एक सिंपल फॉर्म में नहीं प्रस्तुत करते थे, दैट इज व्हाई देयर थॉट्स वर नोबल। उनके थॉट्स जो है बिल्कुल न्यू होते थे, बट दे वर नॉट नेचुरल।
The poem's argument structure reflects metaphysical poetry's emotional spontaneity. Emotional spontaneity वर्ड्सवर्थ में देखने को मिलती है. Logical, almost scholastic reasoning combined with passion, descriptive nature imagery या historical narrative. तो भाई बात ये है कि logical, वैसे भी जो metaphysical poets है ना, their poems reflected या their poems reflect argumentative, erudite themes and scholarly themes. Basically, these poems are not meant for laymen. अब बात करते हैं यहाँ से हमारे ये क्वेश्चंस हुए. अब 14 से हमने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड का लिया. अब आप लोगों ने सबने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड का नाम भी सुना होगा. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. जब 2021 में मैं तैयारी करा रही थी स्टूडेंट्स को, तो कई स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैम एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड कौन सी किस किस उसमें आता है. तो भाई बात ये है कि एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड एलिजी तो है, बट वो पेस्टोरल एलिजी नहीं है. ठीक है, उसमें गांव देहात का सीन है, मगर एक शेफर्ड साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप नहीं कर रहा है. इट्स एलिजी इन कॉमन. तो कॉमन जो मतलब इम्पर्सनल एलिजी है ये. तो ग्रे की एलिजी जो है विच ट्रांजिशनल लिटरेरी फेज, ग्रे को एक ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है. तो ग्रे की एलिजी जो है वो कौन से ट्रांजिशनल लिटरेरी फेज को बताती है, यानी कि मेडिवल टू रेनेसांस, नियो क्लासिकल टू रोमांटिक, रोमांटिक टू विक्टोरियन, रेनेसांस बैरक. अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि नियो क्लासिकल टू रोमांटिक ये है, कि जो 1798 जब रोमांटिक एज शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ही जो है कुछ पोएट्स ने रोमांटिक एज का जो बैक टू नेचर या एस्केप इन नेचर और एक लिरिक के प्रति और जो पोयम मतलब जिसमें इमोशंस को ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी थी, उसके प्रति अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया था. तो इसे प्री रोमांटिक एरा कहा जाता है. Which characteristic links the poem to the graveyard school? Celebration of aristocratic life, meditative reflection on mortality and death in rural setting, urban industrial imagery या comic treatment of serious themes. तो भाई देखो, ग्रेवयार्ड स्कूल का मतलब ये था, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री ये वो स्कूल ऑफ पोइट्री था जिसमें डेथ वाज द मेन थीम ऑन विच दीज पोएट्स कंपोज्ड पोएम्स. तो मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन, तो आंसर इज बी, मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन ऑन मोरालिटी एंड डेथ, मोर्टैलिटी एंड डेथ इन रूरल सेटिंग. द पोएम्स नियो क्लासिकल एलिमेंट्स इंक्लूड, इसमें नियो क्लासिकल भाई ऑब्वियसली ये ट्रांजिशनल फेज के बारे में बताया गया. एक ट्रांजिशन फेज वो होता है कि पुराने से नए में आ रहे हैं. तो जो दहलीज का क्षेत्र वो होता है ना, दहलीज का समय जो है संक्रमण काल कहते हैं, जो दहलीज पे खड़े हुए होते हैं उसे ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है. The poem's neoclassical elements include free verse, heroic quatrains, and stream of conscience. Basically, heroic quatrains. एलिजी में इसमें heroic quatrains यूज करे हैं और डिक्शन बहुत फॉर्मल है, पेडेंटिक डिक्शन यूज किया गया है. The pre-romantic qualities evident in the poem are, लेकिन इसमें ट्रांजिशनल पोएम है तो प्री रोमांटिक क्वालिटीज क्या है? एम्फेसिस ऑन रीजन, focus on ordinary people, rural life and emotional introspection, classical mythological references, urban sophistication. तो इसका है आपका बेसिकली इसमें जो वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है, a poet is a man speaking to men, लेकिन इसमें नियो क्लासिकल एज का डिक्शन जो यूज किया गया है, लेकिन इसमें प्री रोमांटिक एरा के जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी लोगों पे फोकस किया गया है और इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन है, इसीलिए बी, यानी कि रीजन के ऊपर इमोशन ने जो है वो ओवर पार कर लिया है. ग्रेज ट्रीटमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी एंटिसिपेट्स विच रोमांटिक प्रिंसिपल? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी? तो सही जवाब ये है कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स. अब मैंने आपसे कहा ना कि आप ये अभी थोड़े से उन क्वेश्चन से थोड़े से ऊपर क्वेश्चन है. The poem's melancholic tone and graveyard setting influenced Victorian realism, Gothic literature and romantic sensibility, Augustan satire या restoration comedy. पोएम की जो मेलंकलिक टोन है ना और ग्रेवयार्ड सेटिंग, ग्रेवयार्ड का मतलब ही क्या होता है? कब्रिस्तान. तो उससे जो एक डरावना भयावह सा जो माहौल बनता है वो किसके बारे में बता रहा है? गोथिक फिक्शन विच गिव्स गूज बम्प्स, और जो टेरर और उसका ही पर्याय है. सो द आंसर इज बी, Gothic literature and romantic sensibility.
विच एस्पेक्ट मेक्स ग्रे अ ट्रांजिशनल पोएट? ट्रांजिशनल मैंने आपको बताया था, जो नियो क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच में खड़े थे, यानी कि जिनमें दोनों के ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रिक्ट अदरेंस टू क्लासिकल रूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नियो क्लासिकल फॉर्म विद रोमांटिक इमोशनल कंटेंट, रिजेक्शन ऑफ ऑल प्रीवियस लिटरेरी ट्रेडिशंस, फोकस सोनली ऑन पॉलिटिकल थीम्स। तो जो ग्रे को बनाता है वही जो दहलीज पे खड़े हैं नियो क्लासिकल से रोमांटिक की दहलीज पे, तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नियो क्लासिकल फॉर्म विद रोमांटिक इमोशनल कंटेंट। तो ये रहा आपका मैंने जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया है, और इसको लेवल को आप कभी नीचा कभी ऊंचा करते रहेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।